सो हाय एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी 2026 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लगभग आपके पेपर में 20 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आपका पेपर 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जो आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, 1 साल से पढ़ रहे हो, जितने भी टाइम से आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, उसको कैसे रिवाइज करना है, कैसे बचे हुए 20 दिन आपको लेके चल रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, मैं हकीकत बताऊं, आप चाहे 6 महीने से पढ़ रहे हैं, चाहे 3 महीने से, चाहे पिछले 1 साल से, चाहे पिछले 2 साल से, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अभी आप डेट आने के बाद शुरू किया है या अभी 1-2 महीने पहले ही शुरू किया है। ये जो 20 दिन है, ये बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, वो सिलेक्शन ले जाएगा। आपने अभी तक कितनी मेहनत की है, अभी तक आपने कितना पढ़ा है, वो मैटर नहीं करता है। ये बचे हुए आज से लेके जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, इस बीच में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कैसे करोगे, उसका प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो मैटर करता है। और वही हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ उस तरह से अगर चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो, तो डेफिनेटली इस बार जो रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम होगा, इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। सबसे पहले हम रीजनिंग और मैथ के बारे में बात करेंगे। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको 30 में से 30 स्कोर करने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पर आप 30 में से 25 क्वेश्चन सही करके आओगे, तो कहीं न कहीं आपका दिक्कत होगा फाइनल सिलेक्शन होने में। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 27, 28, 29 इस रेशियो में अपने क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे। अगर आप रीजनिंग को थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, अगर आपके अभी इतना ऑलरेडी स्कोर आ रहा है, तो ट्राई करो आप 30 में से 30 कर सको। 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी आता है रीजनिंग में नंबर सीरीज वगैरह से, जो शायद पेपर के वक्त आप ना कर पाओ, लेकिन 27, 28, 29 अगर आप इतना करके आओगे, तो आप मोर देन एवरेज रहोगे, एवरेज से ऊपर रहोगे। अगर आप 30 में से 30 करके आओगे, दैट वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आपके 24-25 आ रहे हैं और बिल्कुल आपके 30 में से 30 आ जाए, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद टाइम लगता है एक एक क्वेश्चन को इम्प्रूव करने में। तो 20 दिनों में अगर आपके 22, 23, 24 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके अचानक से 29, 30 क्वेश्चन सही हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ मेरे भाई, इतना ज़रूर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, 27, 28, 29 इतना आप ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके 30 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपके पेपर में। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखो, इस वक्त जब पेपर में कुछ दिन रह जाते हैं और एग्ज़ाम डेट आती है, तो बहुत सारे लोग क्लासेस लेके आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस कराएंगे, रीजनिंग के अलग अलग तरीके से आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से बाहर नहीं आएगा, यहाँ से ऐसे नहीं आएगा। भाई उससे बिल्कुल आपको दूर रहना है, उस जंजाल में नहीं फंसना है। लास्ट के कुछ दिनों में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। जो आपने रीजनिंग की अगर खासकर बात करूँ, तो लास्ट के 20 दिन में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस होगी सेक्शनल टेस्ट से। और आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है। ट्राई करो डेली 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने की। डेली आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मेरे भाई लगाने ही लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्लासेस वगैरह अब देखने का टाइम नहीं है, रीजनिंग की क्लासेस वगैरह मत देखना। आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स हैं, जैसे नंबर सीरीज वगैरह, अगर आपको, या कोई और कैलेंडर है, या कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है टफ है, उसके नोट्स रिवाइज करने चाहिए, उसके नोट्स रिवाइज कर लो। किसी भी क्लासेस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ, रीजनिंग में इतना करो, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी 3 सब्जेक्ट हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से टाइम देना है। ठीक है, तो इतना आप रीजनिंग में करोगे, आपका हो जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले तो देखो, आपको जो आपने फार्मूला नोटबुक बनाई हुई है, या आप किसी बुक से फार्मूला रिवाइज करने, वो आपको डेली करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे, भैया हमने कोई भी फार्मूला बुक नहीं बनाई है, कोई भी हमारे पास फार्मूला बुक भी नहीं है, और हमने खुद के नोट्स भी नहीं बनाए हैं। तो देखो, या तो आप किसी भी फार्मूला बुक, बहुत सारी आती हैं, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, कहीं से भी आप पीडीएफ वगैरह देख सकते हो, उसकी पीडीएफ से फार्मूला डेली रिवाइज करो। वरना आप क्या करो, जो आपके मैथ के नोट्स हैं उनके एक क्रिस्प, ये सबसे बेटर है अगर आप ये कर सकते हो तो। क्रिस्प बहुत छोटे रूप में, मतलब एक चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो भी आपका जो जो चैप्टर आने हैं, जो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, उनके नोट्स बना लो। बड़े ही छोटे छोटे नोट्स बना लो, एक एक 2-2 पेज पर एक चैप्टर के सारे फार्मूला लिख दो। ठीक है,
और उन नोट्स को डेली रिवाइज करो। मतलब आपके पास एक फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए, खुद की बनाई होगी तो बहुत ज़्यादा बेटर है। ट्राई करो कि आप खुद एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो, ठीक है, क्रिस्प अपने नोट्स बना लो और उन फॉर्मूला को डेली रिवाइज करो। सबसे पहले तो ये करना है। 2 सेक्शनल टेस्ट मैथ में आपको डेली लगाने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। अगर आप 2 से ज़्यादा लगाओगे तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने की टाइम नहीं मिलेगा। देखो, आपने चैप्टर वाइज कहीं से पढ़ा होगा। अभी देखो, अब बिल्कुल अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो अब इतना टाइम तो है नहीं आपके पास कि आप चैप्टर वाइज पढ़ पाओ। अब आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, अब सपोज एक परसेंटेज ले लो, उसमें अगर 15 कॉन्सेप्ट हैं तो वो 15 कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला इस नोटबुक में लिख लो और ट्राई करो कि एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एक दिन में क्लियर कर लो। 20 दिन है, 20 दिन में 20 चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैथ में इससे ज़्यादा तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ना ही इतना सिलेबस है आपका ग्रुप डी का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आपको मैथ में क्या क्या करना है, देखो मैं आपको अलग चीज़ करने को नहीं बता रहा हूँ। जो चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाती हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला नोटबुक तैयार करनी है अपनी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कुछ 7-8 पेज पे लिख लेने हैं। नोटबुक का मतलब आप नोटबुक बीच में से 5-6 पेज निकाल पे उन पर सारे पे फॉर्मूला लिख सकते हो, जिससे कि पेपर तक आप उनको रट मारो एकदम फॉर्मूला को। 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने और जो अपने चैप्टर वाइज मैथ के नोट्स बनाए हैं, जो भी अलग अलग एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स में करना है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम बात आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है जनरल साइंस में। तो देखो, अगर आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो और एक रूल बनाओ, 5 डे रूल। ऐसे मत करो कि एक दिन फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, उसी दिन आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो और उसी दिन आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो। आप 5 डेज रूल बनाओ और ये कल से ही बनाओ, आज से ही बनाओ। जब ये वीडियो देख रहे हो तभी से बनाओ। 5 दिन में फिजिक्स खत्म करो, 5 दिन में केमिस्ट्री खत्म करो, 5 दिन में बायोलॉजी खत्म करो। इस तरह से 15 दिन में आपके ये खत्म हो जाएंगे। अच्छे से इनको खत्म करो। फिर बचे, जब तक आपके पेपर में सपोज 7 दिन बचे, 8 दिन बचे, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, उनमें जो जो आपका वीक पोर्सन है, चाहे वो बायोलॉजी में वीक है, चाहे वो फिजिक्स में वीक है, चाहे वो केमिस्ट्री में वीक है, जिसमें भी वीक है, उन वीक पोर्सन को रिवाइज कर लेना। समझ में आ गया? ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और एक और चीज़, 1 शॉट फॉर रिवीजन। देखो, आप खुद के नोट्स रिवाइज कर रहे हो, आप कोई 1 शॉट भी देख सकते हो। किसी टीचर ने आपके, कोई टीचर के समझ में आता है, उन्होंने अगर 1 शॉट कराया हुआ है तो एक 1 शॉट लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो। 1 शॉट के थ्रू क्या है कि 1 शॉट कब देखना है, ये नोट्स तो आपको रिवाइज करने हैं, ये दिन में नहीं देखना है। 1 शॉट कब देखना है आपको, सपोज आपने पहले आपका, देखो अब साइंस में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, या साइंस आपने कहीं और से पहले पढ़ी होनी चाहिए। 1 शॉट एक वही बच्चा देख सकता है कि पहले साइंस पढ़ी हुई है लेकिन बहुत टाइम हो गए, भूल गए, तो चलो 1 शॉट के थ्रू खत्म कर लेते हैं। अब बच्चा बिल्कुल साइंस के बारे में नहीं पढ़ता, वो 1 शॉट देखेगा तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी आपको 1 शॉट कराने वाला हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको 1 शॉट कराऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के 1 शॉट कराऊंगा, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए वो सारे करा दूंगा। बस उसमें हम जो 1 शॉट कराएंगे उसमें इस तरह से कराएंगे, जो जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है हम उन चीज़ों को सारों को उस 1 शॉट में कवर करेंगे। तो वो 1 शॉट आपको कब देखने, सपोज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब आपने क्लास देख ली। और ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको 1 शॉट करा रहा हूँ तो आप हमारे ही देखो, जहाँ से जैसे समझ में आता है आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान रखना, आप सुबह 6 बजे पढ़ने बैठते हो, चाहे सुबह 4 बजे पढ़ने बैठते हो या सुबह 8 बजे पढ़ने बैठते हो, मैं आपको रूटीन चेंज करने को नहीं कह रहा कि भैया तुम रूटीन चेंज कर लो, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ो। अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते सुबह 10 बजे उठ के पढ़ते हो, रात को लेट तक पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी पढ़ो पहले ध्यान रखना जनरल साइंस पढ़ना, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री लेके बैठना। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि जब वो पहले सब्जेक्ट अगर इसे लेके बैठ लेंगे तो उनसे नहीं हो पाएगा, पहले वो रिदम बनाना होता है। तो रिदम बनाने के लिए आप पहले 1-2 सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। पहले आपने एक मैथ का सेक्शनल टेस्ट लगा लिया या एक आपने रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगा लिया। आप मैथ का या रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे तो थोड़ा सा रिदम बन जाएगा, उसके बाद आप जनरल साइंस शुरू कर सकते हो। क्योंकि जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा जाती हैं दिमाग में, फिर हम पूरे दिन मॉक लगाएं, उसके बाद अगर एंड में साइंस पढ़ेंगे, एंड में जाके हम अगर साइंस पढ़ रहे होंगे तो फिर वो दिक्कत करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और
जो आपका फिजिक्स है और केमिस्ट्री, इसमें जैसे केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला हो गए, फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, उनके भी जैसे मैथ में आपको आपने नोट्स बनाने हैं आपको, वैसे ही आप इनमें बना लेना, जिससे कि सारे फिजिक्स के फार्मूला आप डेली रिवाइज कर पाओ। 2-4 पेज लेके उस पर सारे फार्मूला लिख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला लगते हैं, जो भी केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट लिखता है, जो आ सकता है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो 5-6 पेज में, जिससे कि डेली उनको रिवाइज करो तो वो आपको रट जाए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये आपको जनरल साइंस करनी है। देखो जनरल साइंस में इस तरह से आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपका 20-25 दिन जो भी आपके पास पेपर में है, बहुत अच्छा आप जनरल साइंस अपना कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में। देखो स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस में अभी तक आप जो पढ़ चुके हो सिर्फ उसी का रिवाइज करना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, जो अभी आपके पास नोट्स हैं इन 20 दिनों में सिर्फ उन्हीं को कवर करने की कोशिश करना। बाद बाकी का जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर ट्राई करना, देखो कहीं से भी पूछी जा सकती है, लेकिन आपको हो सकता है 3 साल पहले करंट अफेयर पेपर में पूछ लिया जाए, लेकिन जो आपको पढ़नी है वो जुलाई 2025 से लेके मई 2026 तक पढ़नी है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर सबसे पहले अगर आप ऑलरेडी इतनी करंट अफेयर पढ़ चुके हो, आपकी ऑलरेडी इतनी करंट अफेयर हो चुकी है, तो आप यहाँ पर जनवरी या फरवरी की पढ़ सकते हो। देखो नॉर्मली हमें 1 साल की, नॉर्मली हमें 1.5 साल की यहाँ पे करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ी है तो 1 साल की करंट अफेयर पढ़ना, मतलब जुलाई 2025 से लेके यहाँ पर मई 2026 तक पढ़ना। अगर आपने करंट अफेयर अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो ट्राई करना यहाँ पर जनवरी 2025 से लेके मई 2026 तक आप करंट अफेयर कवर कर पाओ। ठीक है, तो ये आपके चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी है, कुछ इसमें बिल्कुल अलग नहीं है। जो नॉर्मली आप अपनी पढ़ाई में यूज करते हो, लेकिन यूज करते करते भटक जाते हो, भटकना नहीं है। और लास्ट के 20 दिन हैं, इसमें एक और चीज़ बता दूँ, खासकर लड़के जो लोग हैं, जो बॉयज हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, अपनी चीज़ों पर कंट्रोल रखना है। ये 20 दिन बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। आपका ब्रेन सही होना चाहिए, तो आपकी शरीर सही होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो ब्रेन है वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो आपको खुद पे भी और चीज़ों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और ये जो 20 दिन है, आपकी जो एक टैग है वो उसको हटा सकता है। एक जो बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का आपके साथ जो टैग जुड़ा हुआ है, वो टैग हटा सकता है। फिर आराम से आप और एग्जाम के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, एनटीपीसी के लिए कर सकते हैं, या एसएससी में करना चाहते हैं एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी का आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए।